हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे प्रोनाउन का 5th टाइप्स है। हम रेसिप्रोकल के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने लिया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं एक एक टॉपिक पे बना रहा हूँ और ये काफ़ी डीप है, इसलिए आप पूरे लगन, तन्मय और पूरे उत्साह के साथ सीखें इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सीखना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्स के दृष्टि से तो परफेक्ट है ही है, और आप एक अच्छे ऑरेटर बन जाते हैं इंग्लिश के अगर आप ग्रामर की नॉलेज रखते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आखिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कैसे पहचानोगे? ये बहुत सरल है, ट्रिक है, बस समझिए मेरे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में हम जानेंगे, इसकी क्या डिफिनेशन है। ईच अदर एंड वन अनदर आर यूज्ड इन स्पीकिंग टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये बताते हैं कि रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है, एक, ईच अदर एंड वन अनदर, ये जो है इन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। और ये क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पर्सन या वस्तु के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। वो ईच अदर वन अनदर का ये प्रयोग होता है रेसिप्रोकल में, और यही दो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कौन है? ईच अदर और वन अनदर। ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, किस किसके साथ हम ईच अदर लगाएंगे, किसके साथ वन अनदर लगाएंगे, ये जाना जरूरी है। मैंने बताया था जब उसमें रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, उसमें ईच आया था, ईच अदर का भी उसमें यूज हुआ था। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच हम ईच अदर का यूज करते हैं, दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो तो हम वन अनदर का यूज करते हैं। बस इतना समझना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। तो पहला एग्जाम्पल्स देख लीजिए। यहाँ लिखा है कि टू ब्रदर्स शेयर देयर ग्रीफ ईच अदर। अब यहाँ पे देखो दो भाई हैं। क्या है? दो भाई है और अपना दुख एक दूसरे से बांट लिए। तो यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं दो के लिए आया है, दो ब्रदर्स हैं। देखो टू ब्रदर्स है, दो भाई है, तो इनके लिए जो होगा हम रेसिप्रोकल ईच अदर का यूज करेंगे। ठीक है। सेकंड है दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर। देखो दो से अधिक हो गए वे लोग एक दूसरे के खिलाफ प्रमाण दिया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दे प्लूरल हो गया, यानी कि दो से अधिक हो गए। जब दो से अधिक होते हैं तो हम वन अनदर का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड है दीज टू स्कॉलर्स राइट टू ईच अदर। देखो दीज लगा और यहाँ पे टू है, यहाँ पे देखो टू स्कॉलर्स, ये दो विद्वान एक दूसरे को लिखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं दीज टू स्कॉलर्स राइट ईच अदर। अब आप समझ चुके होंगे कि दो के लिए हम ईच अदर का लगाते हैं और दो से अधिक के लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। अभी आपका आ गया नेक्स्ट, वी शेप्ड द लाइफ टू वन अनदर। देखो यहाँ पर वी का प्रयोग हुआ, यानी कि हम लोग। अब यहाँ पे दो से अधिक की बात की जा रही है, इसलिए वो वन अनदर का यूज किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? बहुत, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स देकर आपको समझा रहा हूँ। दे परफॉर्म द रॉयल डांस वन अनदर। अब यहाँ पे देखो ये भी प्लूरल है, दे दो से अधिक है डांसर और उन्होंने रॉयल डांस परफॉर्म किया, तो यहाँ पर वन अनदर का हम यूज करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप चीज समझ चुके हैं। ये एक कोई पॉइंट है जो उसको समझ लो। ये ईच अदर और वन अनदर का जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिवली होते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये हो गया वर्ब हो गया आपका, हुआ कि नहीं वर्ब, और ये आपका हो गया देयर ग्रीफ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का ये लग गया था ईच अदर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। बात समझ रहे हैं? इस समय नियम लागू होता है। बस रेसिप्रोकल में यही दो चीजें आपको सीखनी है, ईच अदर वन अनदर। दो पर्सन, दो व्यक्तियों के लिए हम ईच अदर लगाते हैं, दो या दो से अधिक पर्सन या वस्तु के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको इस एग्जाम्पल्स में समझाया। आई होप ये बात चीज समझ चुके हैं। ये नेक्स्ट है आपका, जिसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन से बना है, रिलेट करना, संबंध स्थापित करना, उससे उसका एक लगाव होता है, वो होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन है ये भी देख लेते हैं। द प्रोनाउन इज दैट which refers to or relate to some noun or going before is called its antecedent। देखिए इसमें ये बताया गया है कि ये वो नाउन होता है जो किसी नाउन या वस्तु से संबंध स्थापित करता है, जो उसका एंसीडेंट होता है। एंसीडेंट का मतलब होता है कि वो नाउन या उस वस्तु के
जस्ट बगल में, जस्ट साइड में हम वो रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। वो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एग्जाम्पल्स के द्वारा समझें, क्योंकि एग्जाम्पल्स के द्वारा ही आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो मैंने पहला लिखा है यहाँ पर, आई मेट लूसी, लूसी लिव्ड इन कॉम नेचर, मैं लूसी से मिला, लूसी शांत प्रकृति में रहती थी। ये आपका सेंटेंस हुआ। आई मेट लूसी ये पहला सेंटेंस हो गया, लूसी लिव्ड इन ए कॉम नेचर ये दूसरा सेंटेंस हुआ, यानी कि 2 सेंटेंस है। गौर से देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। सेकेंड है शी हैज़ फाउंड द पेन, उसे एक पेन मिला है। शी लॉस्ट द पेन, उसने उस पेन को खो दिया। ठीक। नेक्स्ट है हियर इज द बुक, यह किताब है। यू लेंट मी द बुक, तुमने मुझे उधार दी थी। दिस इज द बॉय, यह लड़का है। ही स्टोल माई वॉच, इसने मेरी घड़ी चुरा ली। तो अभी आपने देखा कि ये जो मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे हैं, आपको इसमें कुछ नज़र आया, कुछ फ़र्क आया? अभी नहीं आया, क्योंकि इन सेंटेंस, चारों सेंटेंस में कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं हुआ है। ये 2 सेंटेंस अलग अलग हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करना है। कहाँ करना है, कैसे करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब हम इन जो सेंटेंस हैं आपके 2-2 है ना सब में, अब हम क्या करेंगे, इन 2 सेंटेंस को हम एक सेंटेंस में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सेंटेंस में बनाएंगे, यानी कि ऑन कंबाइनिंग द 2 सेंटेंसेस इनटू 1, यानी कि इन 2 सेंटेंस को हम एक सेंटेंस बनाएंगे और उससे दरमियान हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि इट्स एंटीसीडेंट होना चाहिए। वो क्या है मैं अभी बताता हूँ। अब देखिए, अब ये पहले वाला सेंटेंस को मैं कंबाइन करता हूँ, दोनों एक में बनाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पहले देखिए, आई मेट लूसी, मैं लूसी से मिला। हु लिव्ड इन कॉम नेचर, जो शांत प्रकृति में रहती थी। अब यहाँ पर देखो, ये लूसी क्या है? लूसी नाउन है। क्या है? लूसी नाउन है। और लूसी चूंकि एक मनुष्य है, ठीक है, लड़की है, चाहे लड़का हो, पर्सन के लिए जो आते हैं, तब हम रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करते हैं। क्या करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। देखो, अब यहाँ पे हु क्या है? इसका इंसिडेंट है, लूसी का इंसिडेंट है, यानी कि वस्तु या व्यक्ति के बगल में हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ये है आपका एंटीसीडेंट। आई बात समझ में? यानी कि अब इस सेंटेंस को आपने जो अलग अलग में कहा, अब उसको एक सेंटेंस में क्या कहेंगे? आई मेट लूसी हु लिव्ड इन कॉम नेचर। तो यहाँ पर जो हु का प्रयोग किया गया है, यही आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आई बात समझ में? दूसरा देखिए, शी हैज फाउंड द पेन, उसे एक पेन मिला है। विच इज लॉस्ट, जो उसने खो दिया। अब यहाँ पे देखो, पेन क्या है? पेन एक नाउन है, और ये विच जो प्रयोग किया गया है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो विच किसके लिए लगा है? इस पेन के लिए लगा है। बात समझ रहे हैं? पेन आपका इंसिडेंट है और उसके बगल में हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए हैं। तो आई बात समझ में? ये बहुत सरल है, आप अलग नहीं कर सकते। इस नाउन या फिर कोई वस्तु है, उसके जस्ट बगल में हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में तो खासकर यही पूछता है और बारीकियां पूछता है कि किसके साथ क्या लगाना है। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड देखिए, हियर इज द बुक। देखिए, बुक क्या है? एक वस्तु है जो कि एक नाउन है। ठीक है। अब हम बुक के लिए, अब बुक देखिए क्या होती है? निर्जीव वस्तु होती है। इसके लिए आप या विच प्रयोग करेंगे या फिर दैट का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ जब बुक नाउन है आपका, क्योंकि एक निर्जीव है, तो देखिए हमने क्या यूज किया? दैट। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हमने बुक के लिए दैट लगाया है। ठीक है। ये मतलब ये वही किताब है जिसे आपने मुझे दी थी। आई होप ये चीज़ बहुत ही समझ रहे हैं, क्योंकि अभी इसका और भी मैं बेसिक कंसेप्ट है, इसमें भी और आगे चलेंगे चैप्टर, बट इसको समझे। मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द बॉय, कहते हैं ना ये वही लड़का है। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है। हु स्टोल माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुरा ली। तो अब यहाँ पे देखो, हु का प्रयोग हुआ। हु किसके लिए आया है? इस बॉय के लिए आया है। बॉय एक जीवित है, मैंने कहा ना, पर्सन्स के लिए, व्यक्ति के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं या फिर दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखा, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच। इसी को आपने क्या कहा था? दिस इज द बॉय ही स्टोल माई वॉच। ये भी सही है, बट इसमें कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है, उसके तरीकों को सीखना है। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्स में आ जाए कि दिस इज द बॉय विच स्टोल माई वॉच, तो क्या हो जाएगा? वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति है, पर्सन है बॉय, तो उसके लिए हम हु लगाते हैं या फिर दैट लगाते हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन का पहला जो बेसिक रूल है, इसको आप समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिलेटिव प्रोनाउन हु हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्यूजेटिव और जेनेटिव। ठीक है, अब यहाँ पता है कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु है उसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे एक्यूजेटिव भी हो सकता है और जेनेटिव भी हो सकता है। देखिए मैंने कहा ना कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा इंग्लिश में, ग्रामर में, कि आप खुद जब मेरी वीडियोस को देखोगे और स्टडी करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सच में ऐसी चीज़ें अगर हम क्यों नहीं जान पाए। ठीक है, तो मैं ऐसी ही चीज़ें आपको इंग्लिश से, ग्रामर से, मैंने कहा ना, मैंने प्रॉमिस कर लिया कि मैं आपको कोई भी एक ऐसा कंसेप्ट नहीं है इंग्लिश का जो आपसे छूट जाए, मैं आपको पूरा दूंगा निचोड़ इंग्लिश का, बशर्ते आपको मेहनत से स्टडी करना है। जिस हिसाब से मैं मेहनत से कर रहा हूँ वैसे आपको भी मेहनत से सीखना। अपने प्रति ईमानदार होइए, मेरे प्रति नहीं, खुद के प्रति ईमानदार होइए कि मुझे बहुत ही लगन से पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि वो रिलेटिव प्रोनाउन आपके सिंगुलर में भी होते हैं और प्लूरल में भी होते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। देखो नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक के लिए हम हु का यूज करते हैं। जेनेटिव का मतलब होता है संबंध कारक के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। एक्यूजेटिव का मतलब होता है कर्म कारक। क्या होता है? कर्म कारक, हम हुम या हु का प्रयोग करते हैं। आपने नॉमिनेटिव जरूर आपने सुना होगा क्योंकि मैंने पढ़ाया है, लेकिन जेनेटिव और एक्यूजेटिव आपने नहीं सुना होगा, तो इसको याद रख लीजिए। जेनेटिव का मतलब होता है संबंध कारक, एक्यूजेटिव का मतलब होता है कर्म कारक, और इनके लिए हम जो है हु, हुज, हुम या हु का यूज करते हैं क्योंकि ये आपके क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द गर्ल हु वर्क्स हार्ड, यानी कि यह वही लड़की है जो कड़ी मेहनत करती है। तो यहाँ पर देखिए हु क्या है, बता सकते हैं आप मुझे? हु यहाँ पर नॉमिनेटिव के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे गर्ल क्या है? नॉमिनेटिव में यूज हुआ है। तो अब इसके लिए जो हम यूज करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दैट इज द मैन, ये वही आदमी है। क्या है? ये वही आदमी है हुज पर्स इज पिक्ड, जिसके पर्स को चुरा लिया गया। तो अब यहाँ पे देखो हुज क्या है, मैंने बताया ना ये कर्म कारक है। हुज यहाँ पे किसके लिए यूज है? अब देखो हुज के साथ तुरंत नाउन आएगा। क्या आ जाएगा? नाउन आएगा। ये पर्स क्या है आपका? नाउन है। तो हुज पर्स होता है, हुज पॉकेट होता है, हुज हाउस होता है, हुज स्टिक्स होता है, यानी कि हुज के साथ आपको प्रोनाउन ही यूज करना है, ये नोटिस करना है। ये नहीं कहेंगे दिस दैट इज द मैन हुज इज पिक्ड, तो ये गलत हो जाएगा, पक्का मान लीजिए। इसलिए इन बारीकियों को आप समझे कि हुज का अपने साथ क्या लेता है? नाउन लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये हुक जो लेता है अपने साथ वर्ब लेता है। क्या लेता है? वर्ब लेता है। रिलेटिव प्रोनाउंस में हमेशा भी देखिए हु का जब यूज करते हैं तो ये अपने साथ वर्ब लेता है, और जब हम हुज का प्रयोग करते हैं तो ये अपने साथ नाउन लेता है। क्या लेता है? नाउन लेता है। ये आपको याद रखना है, नहीं तो फिर आप गलत कर बैठोगे, लिखने में भी, बोलने भी में भी, और इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, ये देखिए दीज आर द स्टूडेंट्स, ये वही लड़के हैं, ये वही छात्र हैं, हुम हु ऑल प्रेज, जिन्हें या जिसे सभी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर हुआ एक्यूजेटिव, यानी कि यहाँ पर हुआ कर्म कारक, और इसमें क्या था? इसको संबंध बताया गया है। पर्स और हुज के बीच में एक संबंध है पर्स का, ठीक है, और इसमें आपका कर्म कारक है, यानी कि हु ऑल प्रेज, यानी कि यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट है, तो अब यहाँ पर हुम हु का प्रयोग हुआ है और इसके बाद सीधा आपका क्या वर्ब यूज हुई, तो ये हुआ आपका एक्यूजेटिव या जिसे कहते हैं कर्म कारक। आई बात समझ में? फोर्थ है दोस आर द बॉयज, ये वही लड़के हैं हुज एक्सरसाइजेस आर डन वेल, जिनके एक्सरसाइजेस अच्छी तरह से कर ली गई हैं। तो मैंने बताया ना अभी 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 मैंने बताया था आपको कि हुज के बाद तुरंत आप क्या लगाओगे? नाउन लगाओगे। देख रहे हैं, हुज प्लस नाउन आपका आएगा। यही तो आपको ध्यान रखने वाली बात होती है, और यही एग्जाम्स, ऐसे एग्जाम्स में पूछ ही लेते एग्जामिनर्स। और बच्चे क्या होते हैं, वो सैलो नॉलेज होने की वजह से वो बेचारे नहीं बताते, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश भी एक रूल होता है, प्रोसेस होता है, अगर उसको अप्लाई करते हो, पढ़ाने वाला अगर अच्छा है, तब तो फिर आपकी इंग्लिश अच्छी ही होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई होप इस चीज़ को आपने समझ लिया है।